हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट भी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि है एक पेबैक पीरियड के रिगार्डिंग। और ये पेबैक पीरियड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट और एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप इसको फोकस से रीड करोगे तो हो जाएगा। तो भाई, सबसे पहले इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो गाइस, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आप बोर ना होए और जल्दी जल्दी हम इस कंसेप्ट को सीख लें। तो गाइस, लेट्स मूव टू द वीडियो। ओके, गाइस, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पेबैक पीरियड कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने मेंशन करी हुई है। तो गाइस, सबसे पहले हमें पेबैक पीरियड पढ़ने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। दैट टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली गाइस, देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लाइक मशीनरीज, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा। दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड बेसिकली द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कहेंगे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, लाइक सैलरीज पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, लाइक दिस। सो बेसिकली हम जो इधर बात करेंगे वो करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात। तो भाई, सबसे पहले देखो, पे बैक पीरियड को आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। क्या होता है कि देखो, अगर हमने एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, लाइक मशीनरी में हमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट की है, तो हम ये भी तो चाहेंगे ना हमें 2 लाख रिसीव हो और उसके आगे प्रॉफिट हो। तो हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि जो 2 लाख हमें रिसीव हो वो कितने साल में रिसीव होंगे, विदाउट द टर्म ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि बिना मतलब ये टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। ये सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर करता है, कितने साल में हम उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैश इनफ्लोज। तो गाइस, देखो क्या होता है। आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे तो समझ आएगा। तो थ्योरी पढ़ते हैं। पेबैक पीरियड इज द टाइम इट टेक्स फॉर द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, लाइक ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू पे बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम लेगा, कितने ईयर्स लेगा हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए, जो कि हमारे होंगे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। तो गाइस, इसका एक बेसिक डिसीजन रूल है, जो कि एक बेसिकली बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसको देखो। क्या है इधर कि जो टारगेट है, टारगेट यानी कि जो एक मैनेजमेंट एक टारगेट सेट कर दिया कि हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी 2 लाख की। तो हमें हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि नहीं भाई, हमें तो ये 3 इयर्स के अंदर अंदर इसकी कंप्लीट अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। बट असल में पे बैक अगर 2 आया, मतलब 2 इयर्स में ही हमें सारी अमाउंट रिसीव हो गई, अगर टारगेट 3 का था तो हमें जल्दी रिसीव हो गए, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर देखो, टारगेट 3 का है बट अगर पे बैक 4 लग गए, लाइक मतलब कि 4 इयर्स में हमें कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, बट टारगेट हमारा 3 का था तो हमें लेट रिसीव हो रहा है, तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये देखो, उसके बाद है टारगेट पेबैक इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। अगर आप देख सकते हो, ये सब्जेक्टिव नेचर होता है, लाइक मतलब ये मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, लाइक ऑल दीज थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इस अगला हम देख सकते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको इतनी यहाँ तक कोई बात समझ आई? अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो गाइस, आगे हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे हमारी 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। देख सकते हैं 0 ईयर पे 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आगे फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लोज है ये, जो कि हमारा 40,000, सेकंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 20,000। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने इसका एक सॉल्यूशन कर रखा है। 1 to 5 इयर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और 1 to 5 इयर्स की कैश फ्लोज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लाइक 40, 50, 60, 40 एंड 20। एंड यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव कैश फ्लोज लिए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्युलेटिव क्यों लिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखो कॉम्युलेटिव फाइंड कैसे किए। कॉम्युलेटिव का मतलब होता है कि
मतलब कंबाइंड कैश फ्लोज करके, कंबाइंड ईयर ऑफ कैश फ्लोज को हमने एक कैश फ्लोज बना दिया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 40,000 है, सेकंड ईयर में हमें देखो सेकंड ईयर पे खड़े हैं तो सेकंड ईयर पे हमारे पास फर्स्ट ईयर का भी होगा और सेकंड ईयर का भी होगा, तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को मिला के 90,000। ऐसे ही 1,50,000, 1,90,000 और 2,10,000। देखो ये क्यों किया है? अब हमें ये पता लगाने के लिए कि थर्ड ईयर पे हमें कंप्लीट अमाउंट कितनी रिसीव होगी, मतलब हमें 2 लाख में से कितनी अमाउंट वहां तक रिसीव हो जाएगी और बाकी कितनी रिमेनिंग बचेगी। देखो क्वेश्चन से करते हैं। क्या है कि देखो अब यहाँ पर हमें 40,000 दे रखा है, 90,000, 1,50,000, अभी भी हमें 50,000 चाहिए, 1,90,000। और यहाँ देखो अभी 1,90,000 हो गए और यहाँ पे 2,10,000 है। तो देखो 1,90,000 के बाद हमें 10,000 चाहिए, बट यहाँ पे तो 2,20,000 है, सॉरी 2,10,000 है। सो हमें 10,000 ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, तो मतलब यही इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें हमारा जो कैश फ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब देखो फोर्थ ईयर तक तो हमें सारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1,90,000 तो अभी यहाँ पे रिसीव हो रहा है, अभी 10,000 रिमेनिंग है। सो फोर्थ ईयर तक तो हमें कंप्लीट ईयर्स लेने पड़ेंगे, तो फोर्थ ईयर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद देखो रिमेनिंग कितना बचा है, 10,000। 1,90,000 हमारा हमको रिसीव हो गया और हमें 2 लाख चाहिए था, तो हमें 10,000 अभी और चाहिए। तो अब 10,000 हम नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लोज में से लेंगे। वो क्यों लेंगे? देखो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 20,000 क्यों लिया, 2,10,000 क्यों नहीं लिया। तो बेसिकली देखो 2,10,000 इसलिए नहीं लिया कि देखो 2,10,000 में से 1,90,000 तो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया। अब बाकी बचा 20,000। 20,000 ऑब्वियसली हमारा एक पर्टिकुलर कंप्लीट ईयर का होगा, क्योंकि देखो 1,90,000 तो हमारे पिछले 4 ईयर्स का कैश फ्लोज है। फिफ्थ ईयर का हमें कंबाइंड कैश फ्लोज 2,10,000। सो 2,10,000 माइनस 1,90,000 कितना हो गया, 20,000। तो वो हमारे अगले ईयर की कैश फ्लोज होगी ऑब्वियसली। तो अब ये कंप्लीट ईयर की है, मतलब अगर हम देखो जैसे हम ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको एज कम्पेयर टू 10 मानते हैं, बट अगर मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो 12 मानते हैं। सब देखो ये हमारा है 20,000, तो हमें 10,000 चाहिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। 10,000 डिवाइड बाय 20,000, ये हमारा आ गया ईयर्स। 20,000 हमें चाहिए थे, सॉरी 10,000 हमें चाहिए थे, तो 20,000 में से 10,000 मतलब उसका हाफ ऑफ हमें कवर करना है, तो हाफ ऑफ ईयर्स में हमें कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, इसको मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो हमारा 6 मंथ आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 4 ईयर्स एंड 6 मंथ। और ऑन द अदर हैंड हम इसको अगर आंसर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 4 ईयर्स, हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 4.5 ईयर्स। अगर हम इसको ये लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको 4.5 ईयर्स, या फिर 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक है। तो गाइस अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ आए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ बता दीजिएगा, क्योंकि एक इजी कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सो मेरे को बता दीजिएगा अगर कुछ भी समझ ना आए। उसके बाद देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं इसके, बहुत इजी है। थोड़ा सा देखो थ्योरी करनी पड़ेगी, बिकॉज 1 या फिर 2 नंबर में इसको पूछा जा सकता है। तो इसका एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, ये हमने देखा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी हमने देखा। ओके, सो इट कंसंट्रेट्स ऑन अर्लियर फ्लॉज विच आर मोर सर्टेन। देखो अर्लियर फ्लॉज, देखो अभी 4 ईयर 6 मंथ में हमें कवर कर रहा है, अब हमें 4 ईयर एंड 6 मंथ के आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो गई, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। और मोर क्रिटिकल इफ देयर आर लिक्विडिटी। देखो अब हमें लिक्विडिटी इशू है। देखो क्या होता है कि अगर हमें लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं हमारे बिजनेस में, 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स के अंदर लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं, तो अब देखो हमें ये बता देगा कि 4 ईयर एंड 6 मंथ में हमें पैसा रिसीव हो जाएगा, उसके बाद हम अपना प्लान आउट कर सकते हैं। देखो अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है 4 ईयर्स 5 ईयर्स, तो अगर हमें पता लग जाएगा कि 4 ईयर एंड 6 मंथ में हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो हमारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हम उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पेमेंट करनी है।
देखो, उसके बाद है कि इट फोकसेस ऑन रिकवरिंग द ओरिजिनल कैपिटल एज सुन एज पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हमें पता लग जाएगा कि 4 ईयर एंड 6 मंथ में हमें पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट हमें मिल रही है, तो उस हिसाब से हम न्यू एसेट को परचेज करेंगे या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, किस मशीनरी में इन्वेस्ट करना है। सो लाइक दिस। उसके बाद डिसएडवांटेज है इसके, इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड। ये इग्नोर करता है कैश फ्लो, लाइक हमने 4 ईयर एंड 6 मंथ को हमने कवर कर लिया, बट बाकी का जो रिमेनिंग 0.5 ईयर्स है जिसमें हमें 10,000 और रिसीव हो रहा है उसको इसने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और टारगेट पे बैक पीरियड इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड इट्स सब्जेक्टिव। देखो, ये मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है और इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बिकॉज मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया और ये प्रोबेबिलिटीज पे चलता है, तो दैट्स व्हाई आई कैन से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज देखो, अब हमें ये बता रहे हैं कि 4 या 6 मंथ में कवर हो जाएंगे, बट ये नहीं पता कितना कवर हो जाएंगे। देखो, ये तो एक assumption है कि 2 लाख हमें 4.6 ईयर्स में कवर हो जाएंगे, बट कितना अमाउंट 4.6 ईयर्स में कवर होगा, वो तो हम एग्जाम्पशन लगा रहे हैं कि हम कॉम्युलेटिव कैश फ्लोज लेकर सारा कुछ कर कर हमें पता है कि 4.6 ईयर्स में 2 लाख रिसीव हो जाएंगे, पर वो 2 लाख एक्चुअल थोड़ी ना है। वो हमें ये थोड़ी ना बता रहे हैं एक्चुअली शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब कि वेल्थ, ये तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करी थी वही हमें रिसीव हो रही है, इसके ऊपर की जो इनकम है उसमें तो कोई हमें पता नहीं लग रहा कि प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल द डिस्काउंटेड पेबैक डील्स विद दिस। तो जो गाइस ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ो कि इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, मतलब ये आज की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करता, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अभी तक जितना हमने पढ़ा ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें आपको कोई भी इश्यू आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपको इसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकूं। तो गाइस, यहीं तक थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और वीडियोस लेकर आऊं ऐसे ऐसे जल्दी ही जल्दी। अगली वीडियो लाइक डिस्काउंटेड पेबैक की आएगी, ताकि आपको भी पढ़ने में इजी हो। तो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। ओके गाइस, सो गुड बाय। थैंक यू।